सबसे पहले मैं आप सब लोगों का राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी बहनों को मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज राखी का त्यौहार है और राखी के त्यौहार को बाजू रखकर, क्योंकि बहनों के लिए ये राखी का त्यौहार सबसे महत्व का होता है, लेकिन ओबीसी समाज के अधिकार की लड़ाई हमें लड़ना है और इसीलिए आज बड़ी तादाद में हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई। मैं मेरे सभी बहनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक होती है जिस समाज में, उस समाज की अधिकार की लड़ाई पूरी होती है। और आज राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा यहाँ होने से मुझे तायवाड़े साहब, मुझे यहाँ लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है कि आर्टिकल 340 के आधार पर जो संविधान में हमारे अधिकार है वो हमें मिलने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इतना विश्वास मैं शुरुआत में यहाँ पे रखता हूँ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के हमारे उद्घाटक, हमारे सबके मार्गदर्शक जस्टिस ईश्वरिया सर, प्राध्यापक बबन राव तायवाड़े, खुशहाल चंद्र जी बोपसे, डॉक्टर पीसी पतंजलि, प्रदीप डोबले, अशोक जीवतले, हमारे तेलंगाना के गौड़ जी, मंच पे अभी जो आए वो शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे साथी, बड़ी तादाद में देश भर में आए हुए हमारे ओबीसी समाज के हमारे सभी युवा साथी, हमारी माता बहना, हमारे सभी बुजुर्ग। मैं लोकसभा का सदस्य हूँ और जब से मैं समाज का कार्यकर्ता करके यहाँ पर मेरे समाज की भावनाओं को समझ रहा था, सुन रहा था, क्योंकि कानून तो लोकसभा में बनता है और लोकसभा में जब कानून बनता है तो मेरे समाज की भावनाओं को रखने का जो मुझे मौका मेरे समाज ने दिया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं किसान परिवार का लड़का हूं और मुझे कई साल विधानसभा में और अभी लोकसभा में मैं जो आया हूं तो मैं ओबीसी हूं करके मैं आया हूं। मैं ओबीसी हूं करके मैं लोकसभा में आया हूं और मैं पब्लिकली बोलता हूं। लेकिन जो लोग जब कुर्सी पे आते हैं, जैसे पतंजलि साहब ने कहा कि हम पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो रहता है वही हम चलाते हैं, फिर हम ओबीसी है हम वो भूल जाते हैं, लेकिन जब कुर्सी के नीचे उतरते तब हम ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही हमारा रहेगा, ये नारा लेके हम सब लोगों को यहां से जाना है। हमने नागपुर में एक मीटिंग ली थी ओबीसी की, उसमें एक हमारे साथी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बने ड्यू टू ओबीसी, वो ओबीसी के थे करके प्रधानमंत्री बने। ओबीसी में इतनी ताकत है क्योंकि आज यहां पर कई राज्यों से, यानी देश के जितने राज्य है 29-30 राज्य है, सभी राज्यों से यहां पे प्रतिनिधित्व आया है। ये तकलीफ, ये दर्द हमारे ओबीसी समाज के इस देश के कोने कोने के लोगों में है। आज तक देश का प्रधानमंत्री जो भी बना वो हमारे ओबीसी से कभी नहीं बना। पहली बार नरेंद्र मोदी जी का नाम ओबीसी करके प्रधानमंत्री के लिए आया तो देश भर के जनता ने यही सोचा कि अब हमारे को मौका मिला है। जात पात पार्टी सब बातों को बाजू रख के नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है और इसलिए नरेंद्र मोदी देश के बहुमत में, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बहुमत में आज तक नहीं बने, जो 272 का आंकड़ा पार करके हम लोग 283 सांसद इस देश में सिर्फ ओबीसी के नाम से चुन के आए। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमें उम्मीद है कि अब हमारे ओबीसी को जस्टिस मिलेगा। आर्टिकल 340 के आधार पर हमारे जो संविधान अधिकार है वो हमें प्राप्त होगा।
हम सब लोग खेती बाड़ी के लोग हैं, हम किसान हैं, क्योंकि ओबीसी का मूल जो है वो है किसान, खेती। उसी के बारे में पतंजलि साहब, ईश्वरिया साहब, हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आज देश में जितना किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वो तो हमारे ही लोग हैं, कोई दूसरे नहीं कर रहे। आज देश में, मैंने लास्ट टाइम पार्लियामेंट में एक विषय रखा था जो हमारे ओबीसी समाज ने भी अब देश में रखना है, क्योंकि आजादी के बाद में इस देश का मुख्य जो रहा है वो किसान ही रहा है। अगर दुष्काल गिरता है तो किसान पे पड़ता है, अगर ज्यादा अनाज निकलता है तो किसान ही मरता है। मैंने लास्ट टाइम पार्लियामेंट में एक बात रखी थी कि सरकार की भागीदारी खेती में आना चाहिए। आज हमारे देश में सरकार की भागीदारी खेती में नहीं है। अगर सरकार की भागीदारी खेती में आई तो मेरा किसान सुसाइड नहीं करेगा, मेरा किसान आत्महत्या नहीं करेगा। आज मेरा किसान जब खेती करता है तो बैंक से कर्जा लेगा, साहूकार से कर्जा लेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं रहता, औरत का मंगलसूत्र गहन रखकर खेती बचाएगा। लेकिन जब फसल निकलती है, जब उसके खेती का दाना निकलता है, तो उसका भाव डिसाइड करने का अधिकार सरकार को है, वो मेरे किसान को नहीं है। और उसी का परिणाम ऐसा होता है कि अगर उसने 1 रुपया लगाया तो उसको 25 पैसे मिलता है, क्या 10 पैसा मिलता है। और जब इतना पैसा लगाने के बाद भी किसान को उसके जितना पैसा लगा है उसके ऊपर के 5-10 पैसे भी अगर नहीं मिलते हैं, तो किसान ना बैंक का कर्जा दे सकता है, ना साहूकार का कर्जा वापस कर सकता है, और वही किसान की आत्महत्या होती है। आज के अधिवेशन में हमारा सबसे बड़ा एक ठहराव होना चाहिए कि हमारे किसान के जो उपज है उसका दाम डिसाइड करने का अधिकार जब सरकार को है, तो सरकार ने हमारे किसान के खेती में पैसा लगाने का काम भी सरकार ने करना है। यह ठहराव हमको यहां पे करना है, क्योंकि हमारा किसान जिस दिन मजबूत होगा उसी दिन उसका बच्चा भी पढ़ने में आगे आएगा। जैसे अभी एक स्पोर्ट्स का लड़का हमारे सामने आया, वो भी कोई बड़े आदमी का लड़का नहीं है, वो जब ओबीसी का है तो एक किसान का है। और किसान अपने बच्चे को जब पढ़ाना चाहता है, स्पोर्ट्स में आगे भेजना चाहता है, तो किसान अपने बच्चों को ना पढ़ाई करवा सकता है, ना स्पोर्ट्स में आगे भेज सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। दूसरा महत्व का प्रश्न ऐसा है यहां पर है कि जब किसान की बात हम जब करते हैं तो किसान को बचाने की व्यवस्था हमें करना पड़ेगा, तभी ओबीसी बचेगा। आज जैसे एजुकेशन की बात सबने रखा है, सबने जितने भी मंडल आयोग में जो भी सिफारिश आई है, जो इतने साल से हम सब रख रहे हैं कि ओबीसी को हमको जस्टिस मिलना चाहिए, एजुकेशन में हम लोगों को मौका मिलना चाहिए, नौकरी में मौका मिलना चाहिए। आज आप लोग देखते हो कि स्कॉलरशिप जो बच्चों को पढ़ने के लिए जो मिलती है, अभी सब जगह में ऑनलाइन सिस्टम हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो हिस्सा रहता है वो उस डिस्ट्रिक्ट में जब जाता है तो कई जगह में वो ऑनलाइन पहुंचता नहीं है। 2-2, 3-3 साल से ओबीसी के बच्चों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं पहुंची। अब बच्चों के मूल जो आर्थिक जो रिसोर्सेस है, जो माँ बाप के पास पैसा नहीं है लेकिन सरकार की जवाबदारी है, वो घटना तक जवाबदारी है। वो कहीं किसी की भी सरकार आई तो उनने हम पर उपकार किया, ऐसी कोई बात नहीं होती। जब यहाँ पे कोई पार्टी की बात रखते हैं मंच पे, जैसे सामाजिक मंच पे अगर कोई पार्टी की बात रखते हैं तो ये एक बड़ी मुश्किल की बात है। सरकार कोई भी है, सरकार ने हमें जो दिया है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान में हमें जो अधिकार दिया है, वो सरकार को देने का काम रहता है। अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार का विरोध कर कर हमने जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार में हम लोग उस सरकार को गिरा देते। और आज स्कॉलरशिप का जो विषय है, वो स्कॉलरशिप का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का है। आज हमारे बच्चों की पढ़ाई को ही रोका जा रहा है। कई राज्यों में बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा समय में नहीं मिलता। ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलता तो उसको मेडिकल
इंजीनियरिंग जैसे एजुकेशन में उसको वंचित होना पड़ता। हम लोगों को तावड़े साहब इस विषय पे भी चर्चा करना पड़ेगा। ये बाकी के जो तो आएंगे अपन उसकी लड़ाई करेंगे, लेकिन मूल जो है हमारा एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इसके विषय में हम लोगों को अब इसके ठहराव कर कर सरकार को देना ही है। लोकसभा में मैं आप लोगों को विश्वास देता हूं, आज जो ठहराव करोगे वो ठहराव को लोकसभा में रखने का काम ये ओबीसी का बच्चा लोकसभा में करेगा, इतना विश्वास मैं देता हूं। क्योंकि मैं पूरे टाइम से यहां पर देख रहा हूं, हमने देखा कि तेलंगाना के हमारे साथी पावर में आ गए। गौड़ा जी, मुझे मालूम है आप हमारे बॉर्डर के हैं, मैं गढ़चिरौली भंडारा गोंदिया से हूँ, यानी आपके हमारे बॉर्डर के हैं। आप लोग ज़्यादा तेज खाते हो, तीखा ज़्यादा खाते हो, चिली ज़्यादा खाते हो, आप जल्दी गर्म हो जाते हो। यहाँ गर्म अपनों से लड़ने का नहीं है, जो लोग हमारे पे अन्याय करते हैं उनके विरोध में लड़ने के लिए ये ताकत खर्चा करना है। गौड़ा जी ने कहा, मैं तेलुगु में थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, गौड़ा जी ने कहा कि हम बड़ा अधिवेशन हैदराबाद में रखेंगे, बोला था ना उनने उनके भाषण में। अब ये बताओ, देश भर के यहाँ लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पे मंच पे आके गड़बड़ किया, तो अब ये देश वाले लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत तेज लोग हैं। हम लोगों को यहाँ ही ये गड़बड़ कर रहे तो हैदराबाद में क्या कर लेंगे। आप मेरी बात समझ लो, मैं आप लोगों से सहमत हूं कि आपके लीडर को बोलने नहीं दे रहे थे इसलिए आपको गुस्सा है। आपसे ज्यादा मुझे मानने वाले लोग हमारे एरिया से आए, मैं चुपचाप कार्यकर्ता जैसे बैठा हूं। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो कार्यकर्ता जैसे बैठा हूं। समाज का जहां काम होता है, मैं तो समय है तो देश के प्रधानमंत्री से भी लड़ता हूं। मेरे को प्रधानमंत्री से लड़ने वाला सांसद बोलते हैं, मैं जहां लड़ने का वही लड़ता हूं, अपने लोगों से थोड़ी लड़ा जाता है। आप दोबारा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इससे हमारे समाज की गलत मैसेज जाता है। आज हम थोड़े खाते पीते लोग करके दिल्ली में आए हैं, जो भी यहाँ पर है, लेकिन हमारे समाज के कई हमारे भाई लोग जो उनको आज 2 टाइम का खाने को नहीं है, जो उनको आज तक वंचित रखा गया है अधिकार से, उनके बारे में हमें सोचना। और जिस दिन हम उनके बारे में सोचेंगे तो जो लोग हमारे लोगों पे अन्याय करते हैं उनके विरोध में हम लड़ेंगे। आज आपस में लड़ने की बात जब होती है तो उसमें नुकसान ही हमारा ही होगा। और मुझे विश्वास है कि जब हैदराबाद में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तावड़े जी, उन्हें जाहिर किया है कि अगला हमारा अधिवेशन जो 7 तारीख को जो मंडल आयोग दिन हम लोग मनाते हैं, यही दिन अगले साल हैदराबाद में हम लोग यही अधिवेशन लेना चाहते हैं। तो जो मेरा गला कभी नहीं बुझता, लेकिन आपकी तकलीफ देख के मुझे प्रॉब्लम हो गया। तो ये गलती दोबारा ना करें। हैदराबाद का जो अधिवेशन अपना होगा, तब तक तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारी यूनिटी और ये मैसेज, ना मीडिया वाले आए होंगे, कुछ नहीं होता। मीडिया, मैं आप लोगों को बताता हूं, आज के तारीख का मीडिया जो पैसा देगा उसके साथ रहेगा। इसलिए मीडिया से ज़्यादा आप लोगों ने एक ही काम करो, माउथ कैनवसिंग, ये सबसे बड़ा प्रचार तंत्र है। देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी तकलीफ को आपके अधिकार के रूप में उसको कैसा खड़ा करना। जैसे मेडिकल के अभी एजुकेशन के अभी एडमिशन शुरू है, पहला लिस्ट उसका जाहिर हुआ। जब हमारे तायवाड़ा जी, बोपचे जी जब दिल्ली आए, मैंने इनको मंत्री के पास लेके गया। हमारे नड्डा करके मंत्री है अभी हेल्थ के मिनिस्टर, उनके पास गए तो तब उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी के पास गए। सेक्रेटरी ने कहा कि बराबर है कि 15% गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे ओबीसी के बच्चों को एडमिशन देना ही है। हमने उनको लिस्ट दिखाया, जो पहली लिस्ट निकली उसमें हमने दिखाया
कि एक भी ओबीसी के बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, एक भी। आज मुझे ये बताओ कि हमारे बच्चे जो नीट के एग्जाम में पास हुए थे, उनको रिजर्वेशन में अगर उनको पढ़ने नहीं मिल रहा है तो किसका नुकसान हुआ? हमारे बच्चों का हुआ ना। देश में 63,000 के करीब करीब बच्चे नीट में पास हुए, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलना था, लेकिन हम लोगों में जो अलग अलग वाद है, हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते, और उसी का परिणाम मैं आप लोगों को बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आप लोग जो भी यहाँ पे अलग अलग राज्य से, हम लोगों ने संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाली है, नोटिस भी इश्यू हुआ है। आप लोगों ने भी वो स्टेट में हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने जाना चाहिए। जब तक अन्याय के विरोध में लड़ने की बात से, लड़ाई मारपीट से होती है ऐसी नहीं। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई तो गोली चला के नहीं, अहिंसा के माध्यम से दिलाई। हम भगवान गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध अहिंसा जी के माध्यम से वो पूरे दुनिया में पहुंचे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप मेडिकल के इस एडमिशन के मैटर में हर राज्यों में इसकी लड़ाई खड़ी करना चाहिए। ओबीसी अन्याय के विरोध में अब जागरूक हुए हैं, ये समझ हम लोगों ने अभी भेजना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग ये करेंगे तो ओबीसी को अन्याय करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। जैसे पतंजलि साहब ने कहा कि राज्यसभा में ओबीसी के कमीशन को संविधान अधिकार देने का बिल आया, तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी गलती है, लेकिन ओबीसी के ऊपर क्यों? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अगर ये मामला होता तो करते क्या? अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में करते तो अभी तक सभी पार्टी के नेताओं को मार खाना पड़ता। लेकिन ओबीसी ऐसा है कि अन्याय को सहता है, और जो लोग अन्याय को सहते हैं वो अन्याय करने वालों से ज़्यादा गुनहगार होते हैं। आज हम सब लोग गुनहगार हैं। हमारे पे इतने साल से जो अन्याय होते जा रहा है, वो गलती करने वालों की नहीं, वो गलती हमारी है। और यहाँ से हम लोगों को प्रतिज्ञा करके जाना है कि ये लड़ाई अब हम लड़ेंगे। हमारे ओबीसी पे जो कोई अन्याय करेगा अब उसको हम नहीं छोड़ेंगे। यही भूमिका लेके हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब हैदराबाद जब आऊँगा तो कुछ लेके ही आऊँगा जो सरकार से ज़्यादा कैसा मिलेगा, और वहाँ पर मैं, आप लोग लड़ेंगे नहीं तो मेरा गला अच्छा रहेगा, इतना मैं बोलता हूँ। और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। बोलो जय ओबीसी। धन्यवाद।